Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. The topic that I've selected today for discussion is performance appraisal under human resource management, and I would like to tell you that this is again very important and relevant topic as far as your NTA NET JRF examinations are concerned. A number of times, in fact every year, there have been questions from this particular topic, and there have been stances wherein people are getting confused and marking the wrong answers, ultimately for which you are losing the marks. अब ये मार्क्स लूज आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके माइंड में ये क्लियर नहीं है कि कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड या टेक्निक क्या बताता है, वो किस तरह से मेजर करता है, एंड अल्टीमेटली जब ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आता है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो. जहां पे 4A में है, 4B में है कॉलम्स, वहां पे तो आप गैस वर्क कर सकते हो, बट एनटीए इज अहेड ऑफ यू, दे आर स्मार्टर देन यू. अभी आपके पास अगर कॉलम ए में 4 ऑप्शंस हैं तो उसके लिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं मैच करने के लिए वो 6 या 7 होते हैं. तो अल्टीमेटली आप ये फिगर आउट गैस वर्क पे तो नहीं कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए करेक्ट होगा. तो इसके लिए आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड क्या कहता है और किस तरह से काम करता है. So today's video is all about that is performance appraisal. But before we start, as you all know, a reminder for you all, watch the video till the end, give it a like if you like the video, share it with your friends as much as possible, and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic, that is performance appraisal. टेक्निक्स और मेथड्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है. Whenever an employee is working in an organization, an employee needs to be checked that whether that particular person, that particular employee is performing up to the standards or not. ठीक है, जितना टारगेट हमने उसे दिया है, जितना टास्क हमने उसे दिया है, क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अपने टारगेट्स को, अपने टास्क को अचीव कर पा रहा है, क्या वो अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है. ये सारी चीजें चेक करने के लिए जो मेथड डिवाइस किया गया था वो डिवाइस किया गया था परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें चेक करना होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कि एक्चुअली वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के टेक्निक्स या मेथड्स के बारे में. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 मेथड्स हैं. एक स्लॉट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे एम्प्लॉय को रैंक किया जाता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा मॉडर्न मेथड्स का, जिसमें कुछ अलग कैटेगरीज आती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की. तो आज हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड्स को स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि ये जो मेथड्स हैं ये आपको ये तो समझना है कि कौन सा मेथड क्या कहता है. साथ ही साथ ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है और मॉडर्न मेथड्स में कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है. लेट्स प्रोसीड विद टुडेज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा रैंकिंग मेथड. रैंकिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट. किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को लिया हमने, जैसे मान लो ऑनेस्टी ले लिया, हार्डवर्क ले लिया, पंक्चुअलिटी ले लिया, परसिवरेंस ले लिया. अब इस बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉय को हमें बेस्ट टू वर्स्ट के रैंकिंग पे, ऑर्डर पे हमें उसे रैंक करना है. दिस इज ऑल अबाउट रैंकिंग मेथड. एक जनरली जो हमेशा से हम रैंकिंग देखते आए हैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस में, दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज द रैंकिंग मेथड. उसके बाद है ग्राफिक रेटिंग स्केल. इवेल्युएशन ऑन अ पर्टिकुलर स्केल, द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय डेमोन्स्ट्रेट्स अ पर्टिकुलर ट्रेट. रैंकिंग में आप उसको रैंक कर रहे हो फ्रॉम बैड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, लेकिन ग्राफिकल रेटिंग स्केल में आप उसको रैंक करने के साथ साथ यू आर ऑल्सो मेंशनिंग द डिग्री अप टू विच दैट पर्टिकुलर ट्रेट इज present in that particular employee. Next is critical incident technique, set of procedures to describe human behavior by collecting description of events having special significance. ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमारा एनवायरमेंट डायनेमिक है, सो देयर आर अ नंबर ऑफ टाइम्स देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल. तो वो हो जाते हैं हमारे क्रिटिकल सिचुएशंस. अब उन क्रिटिकल सिचुएशंस में, उन क्रिटिकल इंसिडेंट्स में किसी भी एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर रहा है, उस चीज को एसरटेन करना, ये आता है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के अंदर.
नेक्स्ट है चेकलिस्ट, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। यूजुअली इसको आप सिंपल फॉर्म में ये समझ सकते हो, जब आप कोई रेस्टोरेंट विजिट करते हो या किसी मॉल में जाते हो तो आपको एक पैम्फलेट टाइप का दिया जाता है जिसको आपको फिल करना होता है येस और नो में। तो इसी तरह से ये चेकलिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं अबाउट एन एम्प्लॉय, और उसमें येस और नो के बेसिस पे टिक करना होता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इज प्रेजेंट इन द एम्प्लॉय, येस और नो। ठीक है, तो ये आता है चेकलिस्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेटेड चेकलिस्ट मेथड। वेटेड चेकलिस्ट मेथड में व्हाट हैपेंस, ईच क्वेश्चन, जो भी चेकलिस्ट हमने प्रिपेयर की थी उसमें से हर एक क्वेश्चन को वेट असाइन किया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है। उसके बाद जब चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो ये एनालाइज किया जाता है कि कौन सी क्वालिटीज कितना वेटेज दे रही है किसी भी कैंडिडेट, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, और अल्टीमेटली जो एक ओवरऑल रिजल्ट बन के आता है वो डिटरमाइन करता है कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है या वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। उसके बाद है फोर्स्ड चॉइस मेथड। द रेटर हैज टू मेक अ फोर्स्ड चॉइस बिटवीन द अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन एम्प्लॉय। अब देखो, एक मान लो एक तरह से एक फॉर्मेट दे दिया गया जो रेटर है उसको, कि आपको एम्प्लॉय को इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी एक पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एक एम्प्लॉय में प्रेजेंट है। अब वो मान लो हार्डवर्क और ऑनेस्टी है, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। ये फोर्स्ड चॉइस है कि यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टू। ठीक है, या फिर आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, उसमें से आपको कोई 2 सिलेक्ट करना है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे एक फोर्स्ड चॉइस है कि आप सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ये डिनाई नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली उसमें कौन सा क्वालिटी है जो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक कह सकते हो प्रेशर क्रिएटेड है आपके ऊपर, एक फोर्स क्रिएटेड, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है फोर्स्ड चॉइस मेथड, जिसमें आपको जो भी अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्मा में, उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय को रैंक करना है। अब वो चाहे सारी पॉजिटिव हो या वो सारी नेगेटिव हो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हैज एक्चुअली डिवाइज्ड दैट परफॉर्मा। अब आता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेसिकली जो कंफ्यूजन होता है वो फोर्स्ड चॉइस मेथड में और फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ही होता है। तो पहले समझ लेते हैं हम क्या है, फिर सो दैट ये जो कंफ्यूजन है ना दिमाग में ये क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। Forced distribution method is a form of comparative evaluation in which the evaluator rates subordinates as per specified distribution. Rater is compelled to rate the employee on all points of the scale. Now forced choice method में अगर आपके पास 2 या 3 क्वालिटीज अवेलेबल हैं, you being the rater, तो आप अपने एम्प्लॉय को किन्हीं 2 बेस्ट क्वालिटीज पे या किन्हीं 2 बैड क्वालिटीज पे रेटिंग दे सकते हो। लेकिन फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जितनी भी क्वालिटीज उस प्रोफॉर्मा में मेंशन्ड है, आपको उन सब के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को रेट करना है, अपने एम्प्लॉय को रैंक करना है। तो यहाँ पे जो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट क्वालिटीज का, उन सब के अकॉर्डिंग आपको अपने एम्प्लॉय को रैंक करना है, उसको रेट करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। फोर्स्ड चॉइस मेथड में यू कैन चूज any 2 or 3 that are relevant, whereas forced distribution method में you have to rate on all the aspects that are mentioned. Next है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड, अप्रेजल बाय समवन आउटसाइड द एम्प्लॉयज ओन डिपार्टमेंट। अब जैसे मान लो एम्प्लॉय है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो सेल्स डिपार्टमेंट से उसकी रैंकिंग या रेटिंग ना लेकर के हम उसकी जो रैंकिंग और रेटिंग है वो मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, या HR डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, तो उसके खुद के डिपार्टमेंट में हमने उसका रेटिंग नहीं लिया, हमने किसी और डिपार्टमेंट से जाके उसकी वर्किंग का हमने रेटिंग बनाया है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट्स एंड रिव्यूज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड स्किल्स। एम्प्लॉयज के जितने भी नॉलेज है, जितने भी स्किल्स है, उनके बेसिस पे ये टेस्ट और रिव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। ये ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेसिकली जो टेस्ट होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो कहलाते हैं हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट एंड रिव्यू, जिसके बेसिस पे आगे एम्प्लॉय को अप्रेजल मिलता है। फिर है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जो कि कह सकते हैं सीक्रेट रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रेटर और एक्चुअल ऑथोराइज्ड पर्सन जिसके पास वो रिपोर्ट जानी है, जो रिकॉर्ड जाना है, उन्हीं के बीच में होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट इवन अवेलेबल टू द एम्प्लॉय जिसके लिए वो रेटिंग की गई है। नेक्स्ट इज एसे मेथड। द रेटर राइट्स डाउन द एम्प्लॉयज डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। ऐसे मेथड में कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी पूछी गई किसी भी एम्प्लॉय के बारे में, उस क्वालिटी के बारे में आपको स्पेसिफिकली एक प्रॉपर आंसर के फॉर्मेट में आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि एक्चुअली वो एम्प्लॉय है कैसा। ठीक है, नेक्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में आपको एम्प्लॉय को उसके दूसरे एम्प्लॉयज के साथ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज हैं, उनको कंसिडर करते हुए कंपेयर करना है। ठीक है,
एम्प्लॉय को खुद के साथ खुद की वैल्यूज, खुद की क्वालिटीज तो आपको बतानी है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज प्रेजेंट है या क्या रीजन है जिसकी वजह से उसे अप्रेजल मिलना चाहिए। उसके साथ ही आपको दूसरे एम्प्लॉयज के साथ भी उसका पेयर कंपैरिजन करना है ताकि उसका अप्रेजल फॉरवर्ड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे थे ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स की तरफ और समझते हैं कि मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं नेट का, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में तो हर बार आता है अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको जो लॉन्च करने वाले इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे पीटर एफ ड्रकर। किस ईयर में किया था इन्होंने? 1954। इसका प्लीज याद रख लीजिएगा बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कम्स एवरी ईयर इन द एग्जामिनेशन। It involves setting objectives for each and every employee and periodically discussing their progress towards these objectives. हर एक एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, एक डिफरेंट टास्क आपने सेट किया है और उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है कि जो ऑब्जेक्टिव उसके लिए सेट है वो उसकी तरफ कितना प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। उसके बेसिस पे ही उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट है जिसको अचीव करने के लिए उसे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है। Next है psychological appraisal in the form of in-depth interviews, psychological tests and discussion with superiors directed towards employees' potential for future rather than the past one. Psychological appraisal में basically interviews होंगे, psychological tests होंगे और डिस्कशंस होंगे सुपीरियर्स के साथ सो दैट किसी पर्सन की साइकोलॉजी को असेस किया जा सके। देखो, टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि this is what decides that whether the person is mentally and emotionally strong or not, which becomes a very relevant factor for decision making in an organization. So psychological appraisal is another important aspect while considering performance appraisal, जहाँ पे interviews होंगे या psychological tests होंगे। और दूसरी चीज जिस पे ये फोकस करता है कि एम्प्लॉय फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें ये कंसिडर नहीं किया जाता कि पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म किया है। प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ये एसरटेन करेंगे कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर सकता है और इन्हीं टेस्ट के बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाएंगे। उसके बाद है असेसमेंट सेंटर्स। ये फर्स्ट दे वर डेवलप्ड इन यूके एंड यूएसए इन 1943। ये याद रखिएगा। इट इज अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मैनेजर्स टू पार्टिसिपेट इन जॉब रिलेटेड एक्सरसाइजेज इवेल्युएटेड बाय ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स। जितनी भी जॉब रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उसमें मैनेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इन मैनेजर्स को इवेल्युएट कौन करता है? ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स, जो कि इसी काम के लिए पर्टिकुलरली अपॉइंटेड होते हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड ट्राइज टू फाइंड द रिलेटिव वर्थ ऑफ दिस असेट इन टर्म्स ऑफ मनी। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को असेट कंसिडर करते हैं, तो ये जो असेट्स हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज, इनका मॉनेटरी वैल्यू कितना है ये हमें एसरटेन करना पड़ता है। अब ये मॉनेटरी वैल्यू कैसे पता चलेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज पे कॉस्ट कितना लगा रहे हैं और वो आपको आउटपुट कितना दे रहे हैं। इसके कंपैरिजन, इसके एनालिसिस के बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल मॉनेटरी वर्थ और वैल्यू ऑफ एनी एम्प्लॉय इन योर organization. This is human resource accounting method. Okay, next we have 720-degree feedback used first by Galbraith. Focuses on what matters most, which is the customers or investors perception of their work. देखो, 720 फीडबैक का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर से आपका फीडबैक लेगा बल्कि बाहर वालों से भी आपका फीडबैक लेता है एंड जिसमें कस्टमर्स और आपके इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक्चुअली जो पर्सन उससे डील कर रहा है, जो भी कस्टमर से वो डील कर रहा है, जिन भी इन्वेस्टर्स से वो डील कर रहा है, उनका क्या व्यू पॉइंट है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेकर। नेक्स्ट है 360-degree फीडबैक यूजेस मल्टीपल अप्रेजर्स इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स एंड पीयर ऑफ द टारगेटेड पर्सन। जिस भी पर्सन के लिए अप्रेजल प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होना है उसमें सुपरवाइजर उसका इन्वॉल्व होगा यानी कि उसका सुपीरियर, उसके सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे जो उसके नीचे काम करते हैं, और उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा, जो उसका पीयर ग्रुप होगा, वो इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली ऑफिशियल भी है, फिर उसके नीचे लेवल वाले भी, और उनका जो एक अनऑफिशियल ग्रुप है वो भी उनको रैंक करेगा, उनको एनालाइज करेगा और रैंकिंग देगा। सो बेसिकली 360-degree फीडबैक जो होगा वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ होगा। उसके बाद है 180-degree फीडबैक। ये होता है बाय सुपीरियर्स एंड कोलीग्स, सुपरवाइजर्स एंड कोलीग्स जो कि हमारे सुपीरियर्स होते हैं। फिर है 90-degree फीडबैक जो कि होता है ओनली बाय आवर सुपीरियर्स
बार्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बार्स का फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स. These are the statements of effective and ineffective behavior. The rater is supposed to describe which behavior represents employee performance. देखो कुछ इफेक्टिव बिहेवियर इंक्लूड होंगे इसमें और कुछ इनइफेक्टिव बिहेवियर इंक्लूड होंगे, जिसके बेसिस पे रेटर को ये डिसाइड करना है कि कौन सा बिहेवियर वो इनइफेक्टिव बिहेवियर है या इफेक्टिव बिहेवियर है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेटर रिप्रेजेंट कर पा रहा है. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द रेटर कि उसने क्या एनालाइज किया और वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है आगे. So this was all about the techniques and methods of performance appraisal. I hope it is clear to you all. Again a reminder, if you haven't subscribed the channel yet, subscribe it right now. That's all for today. Thank you.